एक सिंपल सा क्वेश्चन, मलेरिया सिर्फ एक मच्छर के काटने से होता है या एक्चुअली एक कंप्लीट मल्टीफैक्टोरियल सिस्टम का रिजल्ट है? अगर सिर्फ मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता तो हर बाइट से मलेरिया होता। अगर सिर्फ पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल होता तो बिना मॉस्किटो के भी स्प्रेड हो रहा होता। तो एक रियल आंसर क्या है? मलेरिया एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जिसमें 4 पिलर्स काम करते हैं: एजेंट, वेक्टर, होस्ट और एनवायरनमेंट। और इनमें से एक भी पिलर हटा दो तो ट्रांसमिशन चेन कोलैप्स हो जाता है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले है एजेंट, जो कि प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजोन पैरासाइट है और इसके 4 इंपॉर्टेंट स्पीशीज ह्यूमन इन्फेक्शन करते हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में अबाउट 42 से 46%। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम सबसे सीवियर मलेरिया कॉज करता है, सेरिब्रल मलेरिया और डेथ। मलेरिया रेयर्स लेस देन 1% बट लॉन्ग परसिस्टेंस अबाउट 10 to 40 years। ओवेल रेयर है, ये जनरली अफ्रीका या वियतनाम में पाया जाता है। इन सबका एरिथ्रोसिटिक साइकिल मोस्टली 48 आवर्स का है, विद द एक्सेप्शन फॉर मलेरिया जिसका 72 आवर्स होता है और जो फीवर पीरियोडिसिटी भी डिफाइन करता है। मलेरिया का कोर मैकेनिज्म क्या है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इन्फेक्टिव स्टेज में स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट करती है। ये स्पोरोजोइट्स ब्लड में 30 to 60 मिनट्स में डिसअपियर हो जाते हैं और हिपैटोसाइट्स को इन्वेड करते हैं। हिपैटिक शीजोगोनी होती है और एक सिंगल प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम स्पोरोजोइट्स बहुत ज़्यादा मीरोजोइट्स बना सकता है, अबाउट 40,000। बाकी स्पीशीज 2,000 से 15,000 तक। ये प्री एरिथ्रोसिटिक फेज क्लिनिकली साइलेंट होती है। फिर एरिथ्रोसिटिक साइकिल स्टार्ट होता है जिसमें मीरोजोइट्स आरबीसी रिसेप्टर से अटैच करते हैं, रिंग फॉर्म बनाते हैं जिसे ट्रोपोजोइट बोलते हैं। फिर शाइजोन बनते हैं एंड देन आरबीसी रप्चर हो जाता है। आरबीसी रप्चर से पायरोजेंस रिलीज होते हैं और ये फीवर स्पाइक करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, फीवर एक पैटर्न में आता है अबाउट 3 to 4 days। इसीलिए जो फीवर स्पाइक होता है या आरबीसी रप्चर होते हैं वो 48 से 72 आवर्स में रप्चर होते हैं। इसी फेज में अनीमिया, स्प्लीनोमेगैली और कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होते हैं। गैमेटोगोनी क्या होती है? कुछ पैरासाइट्स एसेक्सुअल साइकिल से डाइवर्ट होके सेक्सुअल फॉर्म बन जाते हैं। ये ट्रांजिशन के लिए एसेंशियल है। जब मॉस्किटो इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करते हैं तो गैमेटोसाइट्स उसके स्टमक में चले जाते हैं। मेल गैमेटोसाइट एक्सफ्लैजिलेट करके 4 to 8 माइक्रोगैमेट्स बनाता है। फीमेल मैक्रोगैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट के बाद ookinete बनते हैं और ookinete गट वॉल को पेनिट्रेट करके oocyst बनाते हैं। oocyst रप्चर होके स्पोरोजोइट्स बनाते हैं जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स में एक्युमुलेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि 10 to 20 डेज तक होता है। रिलैप्स और रिक्रूडेंस क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल लीवर में हिप्नोजोइट्स बनाते हैं। हिप्नोसाइट्स बना के डोमेंट हो जाते हैं और ये मंथ्स या ईयर्स के बाद भी रीएक्टिवेट हो सकते हैं। इसको हम रिलैप्स बोलते हैं। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया लिवर में डोमेंसी नहीं होती। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम इन्फेक्शन के 1-2 साल में ही क्लियर हो जाता है, जबकि मलेरिया डेकेड्स तक लो लेवल पैरासाइटीमिया मेंटेन करता है। इसे रिक्रूडेंस बोलते हैं। तो हर इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टिव नहीं होता। ट्रांसमिशन के लिए कंडीशंस चाहिए, जैसे कि मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स जिनकी मैच्योरिटी को 2 से 4 दिन लगते हैं और वाइबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, यानी ड्रग सेंसिटिविटी पे भी, और ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। एंड अर्ली इन्फेक्शन में डेंसिटी मोर देन 1000 तक हो सकती है। ह्यूमन रिजर्वायर को इन्फेक्टिव होने के लिए डेंसिटी मोर देन 12 पर मिलीमीटर क्यूब चाहिए। चिल्ड्रन में गैमेटोसाइट का लोड ज़्यादा होता है, इसीलिए चिल्ड्रन बेटर रिजर्वायर है। अब वेक्टर की बायोलॉजी की बात करें तो जनरली फीमेल मॉस्किटो ही ट्रांसमिशन करती है। इसके एनाटॉमी में जैसे कि हमने पहले भी देखा था, एंटीना है, प्रोबिस्किस है,
पाल्पाई हैं, थॉरैक्स है, विंग्स है, एब्डोमेन है, लेग है एंड इसका विंग स्पैन अबाउट 4 to 5 मिलीमीटर है एंड इसका फ्लाइट रेंज लेस देन 2 किलोमीटर। हाउ दिस मॉस्किटो बिहेव, क्योंकि बिहेवियर डिटर्मिन करता है कंट्रोल स्ट्रैटेजीज पे। तो ये एंडोफिली यानी कि इंडोर रेस्टिंग भी करते हैं और एक्सोफिली यानी कि आउटडोर रेस्टिंग भी करते हैं। तो इंडोर रेस्टिंग करें या आउटडोर रेस्टिंग करें, ये इंडोर रेसिडुअल स्प्रेज की इफेक्टिवनेस को बताता है। अभी एंथ्रोफिलिक भी होते हैं यानी ह्यूमन प्रेफरेंस भी करते हैं। जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन प्रेफरेंस करता है दैट इज एनोफिलिस फ्लुवाइटिलिस। जूफिलिक भी होते हैं यानी कि एनिमल प्रेफरेंस भी इनमें होती है। ये क्लीन मूविंग वाटर या ब्रैकिश वाटर या अर्बन टैंक्स में जनरली ब्रीड करते हैं और ये मोस्टली बाइट करते हैं नाइट टाइम पे। पैरासाइट को मॉस्किटो में डेवलप होने के लिए 10 to 12 डेज चाहिए। अगर मॉस्किटो इससे पहले मर गया तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो इसीलिए इंसेक्टिसाइड स्ट्रैटेजी लाइफ स्पैन को छोटा करने पे फोकस करती है। वेक्टर डेंसिटी भी इम्पॉर्टेंट है। एफिशिएंट वेक्टर्स लो डेंसिटी पे भी ट्रांसमिशन कर देते हैं। इनएफिशिएंट को हाई डेंसिटी चाहिए। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एक इवॉल्विंग चैलेंज है और कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस और केमिकल रोटेशन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है हमारे पास, उसमें होस्ट फैक्टर्स की बात करें तो कौन से लोग इस मॉस्किटो के लिए ससेप्टेबल हैं। न्यू बॉर्न्स जनरली प्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि वो उनमें फीटल हीमोग्लोबिन होता है जो पैरासाइट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। न जेनेटिकली सिकल सेल ट्रेट पार्शियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और डफी नेगेटिव आरबीसी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के रेजिस्टेंट होते हैं। प्रेगनेंसी में प्राइमरी ग्रेविडा सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं प्री टर्म लेबर एबॉर्शन के लिए, और मेल्स में जनरली मॉस्किटो ज़्यादा बाइट करते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल रिस्क। रिपीटेड एक्सपोजर भी पार्शियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड एज प्रीम्यूनेशन। अब ये स्पीसीज स्पेसिफिक भी होता है और रिवर्सिबल भी होता है। होस्ट फैक्टर्स में बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ सोशल बिहेवियर फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हाउसिंग। अगर पुअर वेंटिलेशन है तो मॉस्किटो रेस्टिंग प्लेसेस ज़्यादा उसको मिलेंगे। इमिग्रेंट्स को में पैरासाइट इम्पोर्ट हो सकता है। एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं और मल्टीपल हैबिट्स जैसे कि आउटडोर स्लीपिंग, बेड नेट नहीं यूज़ करना एंड स्प्रेइंग रेजिस्टेंस, दीज ऑल आर सोशल बिहेवियरल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। अब जो हमारा चौथा पिलर है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में मॉस्किटो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर लेस देन 16 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो पैरासाइट डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है और मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस इज लीथल। मोर देन 60% ऑफ ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड। लो ह्यूमिडिटी में डिहाइड्रेशन हो सकता है और अर्ली डेथ ऑफ मॉस्किटो। मोर देन 2000 से 2500 मीटर के अबव ये सर्वाइव नहीं कर पाता। इससे ऊपर ऑल्टीट्यूड पे ये मॉस्किटो सर्वाइव नहीं कर पाता। ड्यूरिंग रेनी सीजन्स इनिशियल फ्लशिंग होती है, जो ऑलरेडी इनके पूल्स बन गए होते हैं स्टेगनेंट पूल्स, या ऑलरेडी जो इनकी ब्रीडिंग साइट्स होती हैं उनकी फ्लशिंग हो जाती है। बट लेटर स्टेजेस पे स्टेगनेंट पूल बन जाते हैं जो कि फिर एपिडेमिक कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने बोला था देयर इज अ लैग इफेक्ट, यानी कि फ्लड के बाद अबाउट 6 to 8 वीक्स के बाद ये मॉस्किटो ज़्यादा ब्रीड करते हैं। नाउ मैनमेड मलेरिया के हमारे पास ब्रीडिंग साइट्स हैं जैसे कि डैम, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन। वेक्टर कैपेसिटी एक इंटीग्रेटेड मेजर है। इसमें वेक्टर डेंसिटी, ह्यूमन बाइटिंग रेट, लाइफ स्पैन, पैरासाइट कंपैटिबिलिटी डिपेंड करता है। अगर हाई वेक्टोरियल कैपेसिटी है तो वो सस्टेन्ड और इंटेंस ट्रांसमिशन करवाती है। ब्रेकिंग द चेन इज द बेस्ट इंटरवेंशन वी हैव। अगर होस्ट और वेक्टर का कॉन्टैक्ट कम करवा दें जैसे कि बाय यूजिंग लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स एंड प्रॉपर हाउसिंग मेजर्स, तो वी कैन ब्रेक द वेक्टर होस्ट चेन। वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं बाय लार्वल कंट्रोल एंड इंडोर रेजिडुअल स्प्रे। एजेंट एलिमिनेशन कर सकते हैं बाय अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एनवायरनमेंट मैनेज करके भी हम जैसे कि ड्रेनेज या वाटर कंट्रोल से भी हम इस मॉस्किटो को ब्रीडिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मलेरिया एक सिंपल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक डायनामिक एपिडेमियोलॉजिकल सिस्टम है। डॉक्टर का रोल सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि सिस्टम में वीक लिंक्स आइडेंटिफाई करके ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना भी है। और जब तुम इसे समझ जाते हो तब मलेरिया कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं रहता, एक लॉजिकल प्रिडिक्टेबल सिस्टम बन जाता है। Thanks for watching. Like, share and subscribe the video.